हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक चयन परीक्षा 2023 पर, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था कि जो शिक्षक चयन परीक्षा है आखिर कब होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। इस तरह के काफी सारे सवाल हमारे पास हर दिन आते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो शिक्षक चयन परीक्षा है किस मोड पर होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो एग्जाम होगी आपकी ऑनलाइन ही होगी और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी आपकी। जिस तरह से आपने क्वालिफाई पात्रता परीक्षा में एमसीक्यू को सॉल्व करे थे, उसी तरह से आपको शिक्षक चयन परीक्षा में भी एमसीक्यू को ही सॉल्व करना है। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर इस शिक्षक चयन परीक्षा में, देखिए यहाँ पर आपका अब चयन किया जाएगा। उसके बाद आपको एक जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल किया था उस सब्जेक्ट में, जैसे आपने मान लीजिए कॉमर्स से ही एग्जाम दी थी क्वालिफाई की, आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स था। तो इस बार जब चयन परीक्षा की बात आई तो अब आपका जो मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसी को पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर जो पिछली बार जब शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात थी, उस समय स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता था, क्योंकि उनका जो सिलेबस था दो भागों में बांट रखा था। 30 मार्क्स में आपका कंपलसरी पेपर होता था और 120 मार्क्स में आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर था। तो यहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इस 30 मार्क्स में दिक्कत आती थी, क्योंकि वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो यहाँ पर इस तरह का अब कोई कन्फ्यूज़न इस चयन परीक्षा के लिए नहीं है। आपका पूरा की पूरा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट रहेगा जो भी आपका है, उसी मेन सब्जेक्ट से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे पूरे के पूरे। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है, इन्होंने क्या किया है, सिलेबस को सबसे पहले तो इन्होंने जो आपका सब्जेक्ट है उसी पर बेस्ड आपका सिलेबस दिया है। जैसे आपका कॉमर्स है तो पूरा के पूरा जो सिलेबस आपके लिए रहेगा कॉमर्स का रहेगा। अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस को इन्होंने कितनी यूनिट में बांटा है, तो देखिए 20 यूनिट में, 20 इकाइयों में आपके सिलेबस को बांटा गया है। फिर आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का होगा फिर ये, तो देखिए मार्क्स भी 100 रहेंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स भी आपके रहेंगे 100। एक क्वेश्चन का आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ठीक है। क्या सर नेगेटिव मार्किंग है, तो देखिए जो आपका नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट कर लेना, क्योंकि इस पर भी हमारे पास काफी सारे प्रश्न आते हैं कि सर नकारात्मक मूल्यांकन होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखिए, नकारात्मक मूल्यांकन आपकी एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न, जो मैंने आपको सबसे पहले समझा दिया, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानना चाह रहे थे। सर एग्जाम कैसे होगी, तो एग्जाम आपकी ऑनलाइन ही होगी, एमसीक्यू के बेस्ड आपकी एग्जाम होगी, पूरी पूरी एमसीक्यू पर आधारित एग्जाम होगी। कितने क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपसे देखिए 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा। तो आखिर टाइम कितना रहेगा, सबसे अच्छी बात तो देखिए यहाँ पर एक और अच्छी बात ये आई है कि जो आपके लिए टाइम रहेगा 120 मिनट रहेंगे। तो यहाँ जब आपको देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब बात थी, वहां पर आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने के लिए, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 150 मिनट हुआ करते थे। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता था। यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, मतलब 1.2 के अराउंड आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, थोड़ा आप ज्यादा क्वेश्चन पे सोच सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस रहेगा मेन सब्जेक्ट पे बेस्ड रहेगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका कॉमर्स है, तो पूरा की पूरा सिलेबस कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही आपको दिया गया है। और उसे कितने यूनिट में बांटा है, तो उसे 20 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा है। तो चलिए अब बात करते हैं मुख्य मुख्य बातों पर कि आखिर आपके कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, आपके जो फॉर्म भरने की तिथि है आपकी, ये स्टार्ट हो जाएगी 18 मई से। 18 मई से आपके फॉर्म आप भर सकते हैं। 15 दिनों के लिए आपके फॉर्म भरने का आपके पास टाइम रहेगा। तो आप जैसे ही 18 तारीख से ही फॉर्म
फिलिंग चालू हो, आप जल्दी से फॉर्म भर देना, क्योंकि 1 जून तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 मई से स्टार्ट होंगे, 1 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कुछ भी आपके फॉर्म में त्रुटि हो जाए तो तुरंत उसमें संशोधन कर देना, क्योंकि संशोधन की फिर लास्ट डेट 6 जून रहेगी। एग्जाम कब से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, तो देखिए अगस्त में आपकी 2 अगस्त से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए फीस 500 है। बाकी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप एसटी के हो, ओबीसी के हो, या फिर आप दिव्यांगजन हो, अनुसूचित जनजाति के हो, जाति के हो, सभी विद्यार्थियों के लिए जो फीस रहेगी फिर 250 रुपये रहेगी। और साथ ही साथ पोर्टल शुल्क भी आपको पे इसमें करना रहेगा। फिर बात कर लेते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है कितनी शिफ्ट में होगी, तो 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी। जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की जो आपकी शिफ्ट रहेगी, उसमें जो आपका पेपर होगा 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 से 11:30, क्योंकि आपका पेपर है 2 घंटे का। फिर जो आपकी सेकंड शिफ्ट रहेगी, उसमें जो आपका पेपर होगा 3 से 5 बजे होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अगले पॉइंट्स पर। देखिए, ये जो आपका पद है, इसका नाम क्या है? उच्च माध्यमिक शिक्षक। किस कैटेगरी की पोस्ट है ये? तो देखिए सेकंड क्लास है, द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है। अच्छी खासी सैलरी है, अराउंड आपको 40,000 से ज़्यादा की सैलरी इसमें मिलेगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी आयु सीमा को लेकर उन्हें डाउट होता है, क्योंकि वो अराउंड कुछ कुछ स्टूडेंट 40 के होते हैं, कुछ 38 के होते हैं, तो उनके लिए ये आयु सीमा का पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए आपकी? 21 वर्ष। अधिकतम आयु की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, पुरुष या अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपके लिए फिर एज रहेगा 40। अगर आप फीमेल हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए फिर रहेगी एज लिमिट 45। बाकी अगर आप मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संस्था के कर्मचारी हैं, निगम के, मंडल के, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, या नगर सैनिक हैं, या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे फिर आप अनुसूचित जाति से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या फिर ओबीसी से हो, तो फिर आपके लिए कैटेगरी 45 हो जाती है, जो एज लिमिट है आपके लिए। दिव्यांग जन जो है उनके लिए भी जो एज लिमिट है वो 45 है। तो इस तरह जो अगर हम देखें तो केवल जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनके लिए ही, अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए केवल 40 वर्ष की आयु रहेगी। बाकी सभी के लिए 45 वर्ष आयु है। ठीक है, इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 के आधार पर। बात कर लेते हैं अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो फिर आपको एज में काफ़ी सारा बेनिफिट है, क्योंकि देखिए अगर आप पुरुष हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो फिर आपके लिए रहेगी 49, और बाकी सभी के लिए 54 रहेगी। तो देखिए अगर आपकी इस तरफ एज लिमिट कंप्लीट हो रही हो, तो आप ये देख लेना कि आप अतिथि शिक्षक हैं या नहीं, तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी एज है, आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ अगले पॉइंट्स पर जो आपके लिए जरूरी हैं। चलिए बात करते हैं आरक्षण पर, किस कैटेगरी को कितना है, इस पर बात कर लेते हैं आरक्षण पर। तो देखिए जो आपकी एफटी है उसके लिए 20% है, एसटी के लिए 20 है, आपका एससी के लिए 16% है, अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी के आरक्षण देखिए 27% दिया गया है। ओबीसी को कितना दिया गया है? ओबीसी को 27% दिया गया है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, इन्हें दिया गया है 10%। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आरक्षण है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। ये देखिए आपकी सैलरी 36,200 न्यूनतम वेतन है, प्लस महंगाई भत्ता। तो ये आपकी सैलरी 40,000 के अराउंड आना है आपको, जो आपकी फर्स्ट सैलरी होगी। तो आपकी 40,000 की तो अच्छी खासी सैलरी है आपकी 40,000। बात करते हैं कि मिनिमम कितने अंक लाना पड़ेंगे शिक्षक चयन परीक्षा में। तो देखिए शिक्षक चयन परीक्षा में वैसे तो आपकी, जो हमने पहले भी आपसे बात की थी, क्लासेस में भी आपसे बात की थी, ये आपको क्लास में बताया गया था कि देखिए अब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो तो बस वही बात यहाँ भी रहेगी कि अब आपका जो चयन होगा मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर भी आपको अगर बात करें तो
कितने मिनिमम अंक लाने पड़ेंगे। वैसे तो आपका जो चयन होगा किससे होगा, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, लेकिन आपको फिर भी मिनिमम नंबर लाना रहेंगे, मिनिमम मार्क्स लाना रहेंगे। तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे फिर आप एससी से हो, एसटी से हो, या फिर आप ओबीसी से हो, या आर्थिक रूप से कमजोर हो, या दिव्यांगजन हो, तो फिर आपको 40% अंक मिनिमम लाना रहेंगे। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 50% मार्क्स तो लाना पड़ेंगे। मतलब ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये कि देखिए आपको जैसे जो पोस्ट है, तो पोस्ट पे जो लोगों का चयन होगा वो चयन तो मेरिट के आधार पर ही होगा। किसके आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर। लेकिन फिर भी आपको मिनिमम मार्क्स 40% या 50% लाना पड़ेंगे। मतलब मान लेते हैं जैसे 500 पोस्ट है और 490 बच्चों ने तो अच्छे अंक लाए हैं, पर अब मान लेते हैं 10 पोस्ट बच रही है इनके पास, और अभी भी मतलब किसी भी स्टूडेंट के इस कैटेगरी में मार्क्स ही नहीं आए हैं, ना तो 40% ला पाए, मतलब किसी स्टूडेंट 32% कोई लाया, कोई 30% लाया, कोई 25% लाया, क्योंकि ये सभी मिनिमम मार्क्स नहीं लाए हैं। तो फिर क्या करेंगे, केवल 490 जो बच्चे हैं उन्हीं को ही पोस्ट दे दी जाएगी, क्योंकि ये मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाया। तो फिर पी जो आपका कर्मचारी चयन मंडल है, ईएसबी है, ये पोस्ट खाली रख लेगा। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया लगाते हैं कि ताकि जो भी स्टूडेंट चयन हो उसके कम से कम इतने तो मार्क्स हो। मतलब जैसे 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो आपको 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांगजन या आर्थिक रूप से कमजोर हो तो 40 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फिर आपको 50 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मेरिट आपकी बनेगी, और चयन मेरिट के आधार पर ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगर आपने 2018 में भी किसी स्टूडेंट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की हो, या जिन्होंने 2023 में क्वालिफाई की है, वो ही इस शिक्षक चयन परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये जो शिक्षक चयन परीक्षा का फॉर्म है कौन फिल कर सकता है, अगर आपने 2018 में भी एग्जाम को क्वालिफाई किया था तो आप भी शिक्षक चयन परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपने अभी 2023 में क्वालिफाई किया है तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट पर। सबसे इम्पोर्टेंट कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट आई है। तो देखिए हिंदी के लिए बात करते हैं पोस्ट की, तो आपकी 509 पोस्ट है। इंग्लिश के लिए आपकी बात करें तो 1763 पोस्ट है, काफ़ी सारी पोस्ट है इंग्लिश के लिए। इसमें 2 पोस्ट को जोड़ा के बताया गया है। एक तो स्कूल शिक्षा विभाग के जो पोस्ट है उसे भी, और जनजातीय कार्य विभाग है, इन दोनों की पोस्ट को टोटल करके बताया गया है। संस्कृत की बात करें तो देखिए 508 पोस्ट है। उर्दू की बात करें तो 42 पोस्ट है। गणित की बात करें तो 1362 पोस्ट है। वहीं बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 755 पोस्ट है। फिजिक्स की बात करें तो 777 है। केमिस्ट्री की 781 पोस्ट है। हिस्ट्री की बात करें तो 304 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस की 284 है। जियोग्राफी की, भूगोल की 149 है। इकोनॉमिक्स जो आपका अर्थशास्त्र होता है उसकी पोस्ट 287 है। सोशियोलॉजी की बात करें तो आपकी जो पोस्ट है 88 है। कॉमर्स की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारी कॉमर्स के हैं और कॉमर्स की हमारी बैच भी चल रही है, तो इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है 514 है। जैसा आपको बताया था कि 500, 600, 700 तक पोस्ट आ सकती है, तो देखिए 514 पोस्ट आई है, तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई है। पोस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 514 अच्छी पोस्ट होती हैं। आराम से मतलब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट है 514, जिसमें आपकी जो 460 पोस्ट है स्कूल शिक्षा विभाग की है, और जनजातीय कार्य विभाग की बात करें तो इनकी 54 पोस्ट है, और टोटल आपकी 514 पोस्ट है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आपकी पोस्ट है 569 है। होम साइंस की 28 पोस्ट है। कुल अगर बात करें कितनी पोस्ट है तो 8720 पद आपके लिए हैं। तो काफ़ी सारे पद है, 8720 पद, और काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं हर सब्जेक्ट को लेकर। केवल होम साइंस है, इसका ट्रेंड भी कम रहता है, स्टूडेंट भी कम रहते हैं, तो यहीं पोस्ट कम है। मेनली तो जो आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट है, जैसे आपका कॉमर्स हो गया तो अच्छी पोस्ट है,
आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी भी काफ़ी स्टूडेंट का होता है, तो अच्छी पोस्ट है यहाँ, हिस्ट्री में अच्छी पोस्ट है, तो काफ़ी सारा स्कोप है। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आराम से इसमें अपनी पोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि टाइम भी आपको अच्छा खासा दिया गया है, क्योंकि आपकी एग्जाम हो रही है अगस्त में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अगले पॉइंट्स पर, आपके पेपर पैटर्न वगैरह पे और बात कर लेते हैं। ये बाकी सारी बातें और भी कुछ बातें हैं जो आप बाद में करेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन वगैरह की उस समय बात करेंगे जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद। तो चलिए, और कुछ रिलेवेंट पॉइंट, आपका एग्ज़ाम अगर आपको बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, तो आपके देखिए 17 सेंटर्स हैं जहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होगी, और आपको 4 सेंटर चुनना रहेंगे। तो आप घर पे फॉर्म भरने से पहले ही सोच के जाना, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा आप सभी ने दी है, और काफ़ी स्टूडेंट का जो सेंटर था काफ़ी दूर-दूर आया था। तो इस बार ऐसी गलती ना हो, तो इसके लिए थोड़ा-सा घर पर थोड़ा सर्च कर लेना, आपका परीक्षा केंद्र के लिए, आप किस सिटी में रहते हैं, कौन-कौन सी सिटी दी गई है, क्योंकि देखिए ये जो परीक्षा केंद्र है कितने हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। टोटल 17 दिए गए हैं आपके, और आपको चुनना कितने हैं, 4। तो आप कहाँ रहते हैं? जैसे आप इंदौर में रहते हैं, तो देखिए कौन-कौन से सेंटर हैं जो इंदौर के आस-पास वाले हैं, ठीक है? आप कितने किलोमीटर कौन-सा जिला दूर है, ये गूगल करके भी देख सकते हैं। तो देख लिया थोड़ा गूगल करके कि इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस कितनी है, जो दूसरे जिले हैं उनकी डिस्टेंस कितनी है। ये सब बातें अभी आप देख लीजिए, फॉर्म भरते हुए चारों सेंटर घर से ही सोच के जाना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, अभी तो हम जब फॉर्म भरते हैं तो जो फर्स्ट सेंटर होता है वो तो हम सभी चुन लेते हैं, लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेंटर होते हैं उसमें हम ध्यान नहीं देते, और कई बार जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन रहता है उसे ही एग्जामिनर चुन लेते हैं, और वो फिर काफ़ी दूर आ जाता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप थोड़ा-सा उसके कारण, दूर जाने के कारण आपकी थोड़ी-सी मतलब फ़र्क पड़ता है आप पर, थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है आपको, तो उसके कारण आपका एग्ज़ाम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इस तरह के प्रभाव ना पड़े, इसीलिए आप परीक्षा केंद्र भी थोड़ा-सा देख लेना, क्योंकि आपको 4 सेंटर भरना रहेंगे फॉर्म फिलिंग में, तो ये आप देख लेना। देखिए आपका फॉर्म भरने की डेट 18 मई से स्टार्ट होगी, शुरू में ही फॉर्म भर देना। लास्ट डेट आपकी रहेगी 1 जून, 15 दिन रहेंगे आपके लिए फॉर्म भरने के लिए। संशोधन की लास्ट डेट आपके लिए रहेगी 6 जून। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। पहली शिफ्ट का पेपर आपका 9:30 से 11:30 में होगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर 3 से 5 बजे के बीच में होगा। 100 क्वेश्चंस आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, और आपका 100 अंक का पेपर रहेगा। आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगी, ठीक है? एमसीक्यू आधारित आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आपकी एग्ज़ाम होगी। 4 विकल्प आपको दिए जाएँगे, जिसमें एक उत्तर आपका सही होगा, ठीक है? फीस ₹500 और ₹250 है, ठीक है? अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती वगैरह हो जाए, तो फिर आप उसे संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपको ₹60 लगेंगे गलती सुधारने पे, ठीक है? संशोधन करने में ₹20 शुल्क हो जाएगा, जो भी आपको करेक्शन करना है। साथ ही साथ जो पोर्टल फीस जाती है वो ₹40, तो इसे ₹60, कोई सी भी गलती होगी तो फिर आपको ₹60 लग जाएँगे। तो इसीलिए ज़रा फॉर्म भरते हुए ध्यान से भरवाना फॉर्म, ताकि कोई गलती ना हो, और ये आपका शिक्षक चयन परीक्षा का, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म फिलिंग करते हुए ध्यान देना, ठीक है? परीक्षा शहर की बात करें तो देखिए पूरे के आपको कितने सेंटर चुनना रहेंगे फॉर्म भरते हुए, तो देखिए आपको 4 सेंटर रहेंगे। कितने? 4, 4 आपको उसमें भरना रहेंगे। फिर उन 4 में से कोई सा भी आपको चुन करके एक सेंटर दे दिया जाएगा, जिस पे आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। कि चाहे तो जो कर्मचारी चयन मंडल है कोई सा अन्य शहर भी आपको अलॉट कर सकता है एग्ज़ाम के लिए। मतलब जो आपने 4 चुने हैं उनमें से ही कोई सा भी एक रैंडमली आपको चुन लेंगे, और उस पर आपको एग्ज़ाम के लिए बुला लेंगे, और कर्मचारी चयन मंडल चाहे तो किसी दूसरे सेंटर पे भी बुलाकर आपसे एग्ज़ाम ले सकता है। कौन-कौन से 17 सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, एक बार बता देता हूँ। बालाघाट है, बैतूल है, भोपाल है, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो ये 17 सेंटर्स हैं। आप जब फॉर्म फिलिंग करने जाना तो अपने घर से ही 4 सेंटर सोच के जाना कि कौन-कौन से उसमें फिल करना है। कि कभी जो आपने जो चौथे नंबर पे डाला है, कभी जब ईएसबी आपका एडमिट कार्ड जारी करे, तो अगर चौथा सेंटर भी लें तो वो भी आपके थोड़ा मतलब पास में पड़े, आपको बहुत ज़्यादा दूर ना पड़े। चलिए बात करते हैं अभी सिलेबस पर, उस पे बात करेंगे कि क्या-क्या आपका एग्ज़ाम का एक बार पैटर्न समझ लेंगे, सिलेबस को थोड़ा-सा ओवरव्यू के रूप में जान लेंगे, ठीक है? तो ये देखिए,
आपसे जो बात करें परीक्षा की योजना की, पाठ्यक्रम की बात करें, तो आपके 100 अंक का पेपर होगा। कितने पेपर होंगे? तो एक ही पेपर होगा। एक पेपर पूछा जाएगा आपसे, एक पेपर रहेगा आपका। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का होगा? तो ये 100 मार्क्स का होगा। टाइम कितना रहेगा आपका? 2 घंटे आपका टाइम रहेगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे। पेपर कैसा होगा? एमसीक्यू आधारित होगा। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, एक विकल्प सही होगा। एक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा, 100 अंक का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट दी गई है। जैसे वाणिज्य है तो देखिए 100 प्रश्न आपसे पूछेंगे और 100 अंक का आपका पेपर रहेगा। इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जो इसकी अगर हम बात करें कि जो आपका लेवल होगा एग्जाम में किस स्तर के आपका होगा। तो देखिए विषय वस्तु का जो स्तर होगा स्नातकोत्तर मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उस स्तर का होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे आपसे। अब बात करते हैं सिलेबस पे बात करेंगे जिसमें हम ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का। किस सब्जेक्ट का लेंगे? तो वाणिज्य सब्जेक्ट के सिलेबस को ओवरव्यू के रूप में जानेंगे। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम काफ़ी डिटेल में सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो तो अगर आपने विजय एकेडमी इंदौर का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इस बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस डाले जाए उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ विजय एकेडमी इंदौर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। विजय एकेडमी इंदौर का ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये सभी वो मोड है जिसके माध्यम से आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं और जो भी स्टूडेंट कॉमर्स की अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला कोर्स आप परचेज कर सकते हैं शिक्षक चयन परीक्षा का। ये हिंदी मीडियम की बैच है जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके जब आप कंटेंट सेक्शन में जाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर 3 फोल्डर मिलते हैं। इसमें ये जो आपका सिलेक्शन बैच आपकी चल रही है, आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट की सिलेक्शन बैच चल रही है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो वीडियो अवेलेबल कराए गए हैं MPTT 2023 वीडियोस कॉमर्स सब्जेक्ट के, इसमें आपके जो क्वालिफाई एग्जाम थी उसके वीडियोस और उसके PDF नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं। यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन बैच है उसमें आपका पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी आपका डेप्रिसिएशन चल रहा है। यहाँ पर जो रिलेवेंट वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको हमें देना रहती है वो दी जाती है। तो इस तरह जो भी स्टूडेंट कोर्स को अगर परचेज करना चाहे तो आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अब हम सिलेबस पे बात करेंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट का आखिर सिलेबस क्या है उसे देख लेते हैं। देखिए आपका हर सब्जेक्ट का कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को कर्मचारी चयन मंडल ने 20 यूनिट में बांटा है। चाहे फिर आपका भौतिक विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो, हर को 20-20 यूनिट में बांटा गया है। अब हम देख लेते हैं कॉमर्स का सिलेबस को। यहाँ पर आपके सब सब्जेक्ट के सिलेबस है, सिलेबस को बढ़ाया गया है और काफ़ी कुछ कवर किया गया है सिलेबस में। आपकी मेन एग्जाम का सिलेबस है ये, इसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए यही होना चाहिए कि इतनी अच्छी आपको सैलरी मिल रही है और 3 महीने आपको मेहनत करना है। देखिए मई, जून और जुलाई, अगस्त में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, 2 तारीख से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास हार्डली देखिए मई, जून और जुलाई 3 महीने आपको मेहनत करना है और 3 महीने में जो आपका सपना है टीचर बनने का वो आप बिल्कुल साकार कर सकते हैं उस सपने को, जिसके लिए अभी आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी मेहनत करी। केवल अब आपको इस बार और मेहनत कर लेना है इन 3 महीने और फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सारा फोकस आपका इस एग्ज़ाम पर होना चाहिए और ज़्यादा से अच्छी आपको इसकी तैयारी करना चाहिए। देखिए सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं वाणिज्य पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया गया है वाणिज्य विषय का 20 यूनिट में आपका सिलेबस बांटा गया है।
फर्स्ट यूनिट में आपका लेखांकन है, लेखांकन क्या है, उसका क्या परिचय है, भूमिका, शब्दावली, ये सब आपको इसमें कवर करना रहेगा। सेकेंड, इसी यूनिट में उन्होंने लेखांकन के सैद्धांतिक आधार को भी कंप्लीट करा है, साथ ही साथ आपके देखिए उन्होंने सेवा एवं वस्तु कर को भी इंक्लूड कर लिया है, जो आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसे भी इंक्लूड कर लिया है। लेखांकन प्रक्रिया में आपका प्रमाणक सौदे, लेखांकन समीकरण, सारी जो आपकी बुक्स वगैरह बनती है, डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स है, लेखांकन समीकरण ये भी इंक्लूड कर लिया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है आपका, ट्रायल बैलेंस है, अशुद्धियों का संशोधन है, डिप्रिसिएशन है, आयोजन और संचय है। विनिमय यूनिट थर्ड में अगर बात करें तो विनिमय विपत्र, वित्तीय विवरण है, अपूर्ण लेखों के खाते हैं, लेखांकन में कंप्यूटर डेटाबेस प्रणाली, ये सभी है। वहीं जब बात करते हैं यूनिट 4 पर, तो आपके देखिए अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन है। आपको देखिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 भी जोड़ दिया गया है, एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसीलिए उन्होंने इसे भी डाल दिया है। पेंशन व्यवहार डाल दिए गए हैं, विभागीय लेखांकन, शाखा लेखांकन, साथ ही साथ पूरा आपका जो पार्टनरशिप है, ये जो पूरी पार्टनरशिप है आपको कंप्लीट भी करा दी है। सिलेक्शन बैच चालू हो चुका है, जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। तो सिलेक्शन बैच में आपका जो पार्टनरशिप वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी डिटेल में कंप्लीट कराया गया है। साथ ही साथ यूनिट 6 में आपका अंश पूंजी है, कंपनी के विघटन के लेखे हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन और उनका मोचन, आपका देखिए कंपनी अधिनियम 2013 भी यहाँ पर आ चुका है, आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भी आ चुका है, कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, लेखांकन अनुपात के क्या महत्व है, उनकी सीमाएं और इन अनुपातों की गणना को भी शामिल किया गया है। रोकड़ प्रभाव विवरण, इसका महत्व, सीमा, इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, कोष प्रभाव विवरण, लागत लेखांकन है, साथ ही साथ लागत लेखांकन को में इसमें लागत का कैसे विश्लेषण किया जाता है, उसका क्या वर्गीकरण है, आपका श्रम लेखांकन, उपपरिव्यय इकाई, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर बात कर लेते हैं आपका यूनिट 9 पे, जिसमें व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य को शामिल किया गया है। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप भी यूनिट 9 में ही है। यूनिट 10 की बात करें तो निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम की बात की गई है, व्यवसायिक सेवाओं की बात की गई है। यूनिट 11 में आपकी व्यवसाय की उभरती पद्धतियां, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवसाय वित्त के स्रोत, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो फिर यूनिट 12 में आपका लघु व्यवसाय और उद्यमिता को शामिल किया गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, ये सभी लघु व्यवसाय के कौन कौन से प्रकार है, ये सभी शामिल किया गया है। आंतरिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रबंध की क्या प्रगति है, उसके क्या महत्व है, टेलर ने क्या सिद्धांत दिए हैं, फ्योल ने क्या सिद्धांत दिए हैं, ये सभी कवर है। व्यवसायिक पर्यावरण की बात करें तो देखिए उसका अर्थ, महत्व, आयाम, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडली विमुद्रीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण बात कर लो तो भूमंडलीकरण, तो ये सभी आपका सिलेबस है। संगठन भी शामिल है, नियोजन भी शामिल है, नियुक्तिकरण शामिल है, निर्देशन, नियंत्रण। उसके बाद बात करें यूनिट 15 की तो व्यवसायिक वित्त भी शामिल है, वित्तीय बाजार शामिल है। यूनिट 16 की अगर हम बात करें तो विपणन शामिल है, विपणन प्रबंधन, इसमें उपभोक्ता संरक्षण भी आपका दिया गया है। यूनिट 17 की अगर हम बात करें तो इसमें उपभोक्ता व्यवहार के क्या सिद्धांत हैं, मांग एवं मांग की लोच, उत्पादन फलन, लागत की अवधारणाएं, उत्पादक का संतुलन, ये शामिल किया गया है। बात करते हैं जब यूनिट 18 की तो देखिए पूर्ति एवं पूर्ति की लोच, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण, राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति और संबंधित अवधारणाएं, भुगतान संतुलन और विदेशी विनिमय को सम्मिलित किया गया आपके 18 यूनिट में। जो आपकी यूनिट 19 है, इसमें शामिल किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी क्या विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या समस्याएं, कौन कौन सी नीतियां और नियोजन के लिए कदम उठाए, ये सभी बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आय का निर्धारण, रोजगार, मुद्रा और बैंकिंग, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, ये सब आपका देखिए बजट भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था काफी ब्रॉड टर्म है, अर्थव्यवस्था।
ये भी शामिल कर लिया गया है। बात कर लेते हैं जब आपकी यूनिट 20 पर, तो यहाँ पर आपको समंकों का संकलन, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकिरण की माप, सहसंबंध, सूचकांक, निर्देशांक। तो आपका जब सिलेबस देखे तो देखिए आपके सिलेबस को में पूरा अकाउंट भी ऑलमोस्ट कवर किया गया है, साथ ही साथ बिजनेस स्टडी कवर किया गया है, आपका मैनेजमेंट भी कवर किया गया है, बिजनेस स्टडी के साथ साथ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स भी शामिल किया गया है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी शामिल किया गया है। तो जो अब आपका सिलेबस निकल कर आता है तो आपको सिलेबस काफ़ी सारा पढ़ना रहेगा और आपके पास 3 महीने का समय है। तो आप अभी से ही अच्छी सी तैयारी में जुट जाइए ताकि आप इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जब आप कंटेंट में जाते हैं तो सिलेक्शन बेच चल रही है। तो ये देखिए इसके 37 वीडियोज़ हैं और ये जो वीडियोज़ हैं क्वालीफाई बैच के वीडियोज़ हैं। तो अब इन वीडियोज़ को 1 से 2 दिन में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हैं, वो आपको दे दिए जाएँगे ताकि आप अकॉर्डिंग इसकी भी तैयारी करते रहें। और सिलेक्शन बैच आपकी चलेगी जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। सिलेक्शन बैच में आपका देखिए क्या-क्या मिलेगा आपको सिलेक्शन बैच में, ये भी बता दूँ तो देखिए जो आपका सिलेबस है ये फुल सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। इसके आपको क्या मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, फुल सिलेबस रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेंगे और इसके अंदर आपके रहेंगे 10 टेस्ट, 10 टेस्ट रहेंगे, जिसमें आपके जो 5 टेस्ट होंगे वो यूनिट पे आधारित होंगे, जिसमें देखिए 4 यूनिट कंप्लीट होने पर 1 टेस्ट लिया जाएगा। कितनी यूनिट पे? 4 यूनिट कंप्लीट होने पर 1 टेस्ट लिया जाएगा। जो जो भी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएँगी उसके बाद आपका 1 टेस्ट हो जाएगा। फिर अगली 4 यूनिट कंप्लीट होने पे दूसरा टेस्ट हो जाएगा। फिर अगली 4 यूनिट कंप्लीट करने पे तीसरा टेस्ट, फिर 4 यूनिट कंप्लीट होंगी, चौथा टेस्ट, फिर 5 आगे की 4 यूनिट कंप्लीट होंगी तो आपका 5वां टेस्ट। तो इस तरह से आपको यूनिट से पोर्शन कवर कराते हुए आपके टेस्ट लिए जाएँगे कि आपकी उन यूनिट पे पकड़ आई या नहीं आई। इसके माध्यम से हम ये जाँचेंगे। फिर आपके 5 हम लेंगे एफएलटी। एफएलटी मतलब होगा फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपकी जो पूरी 20 यूनिट है, उन 20 यूनिट से आपसे पूछा करेंगे हम 100 क्वेश्चंस। ठीक है? तो ये सब आपका इस कोर्स में इंक्लूड रहेगा कि आपको पूरा सिलेबस जो 20 यूनिट है वो कवर कराएँगे। इन पूरे 20 यूनिट के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आपके 10 टेस्ट होंगे। ठीक है? 4 यूनिट कंप्लीट होने पे आपका 1 यूनिट का टेस्ट हो जाएगा, फिर 4 यूनिट कंप्लीट होंगे दूसरा आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर 4 यूनिट कंप्लीट होगी तीसरा टेस्ट हो जाएगा। हर टेस्ट में आपसे कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 100 क्वेश्चन पूछेंगे। टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट आपका होगा ऑनलाइन होगा, ऐप में ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस पे और डिटेल में बात करेंगे। केवल और केवल सिलेबस बेस्ड वो वीडियो रहेगा, सिलेबस पे सेंट्रिक रहेगा पूरा की पूरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि सिलेबस में आपका क्या-क्या पोर्शन है, क्या-क्या दिया गया है, उसमें और डिटेल में सिलेबस पर ही बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर लेना। विजय अकेडमी इंदौर का ऐप भी डाउनलोड कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नमस्कार।